वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन का अध्ययन करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जिसमें कि समय के साथ साथ कम्युनिटी की स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस करती है। कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि दिए गए क्षेत्र में एक पर्टिकुलर समय में वहाँ पर समस्त जीव, चाहे वो किसी भी प्रजाति का, एक साथ रह रहा है, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये जो बदलाव आता है, जैसे मान लिया कि बारिश के समय में पानी किसी गड्ढे में पानी भर गया और उस पानी के अंदर छोटे मोटे आपको शैवाल, एल्गीज हैं, प्लांक्टन्स हैं या जू प्लांक्टन्स हैं, ये नज़र आएंगे। कुछ समय बाद धीरे धीरे वो गड्ढा सूखेगा और मार्शी या एक दलदली रूप में आ जाएगा। तो वहाँ पर उस समय अलग प्रकार की कम्युनिटी होगी। जब वो पूर्णतः सूख जाएगा तब वहाँ पे घास कटीली झाड़ी आ जाएगी, तो वो एक अलग प्रकार की कम्युनिटी होगी, या उससे रिलेटेड जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र की सहायता से कि किस प्रकार से सक्सेशन जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ती है। यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म आता है। जब भी हम सक्सेशन का अध्ययन करेंगे तो प्राय हम 3 प्रकार की कम्युनिटी उसमें बताते हैं। सबसे पहले किसी क्षेत्र में जो कम्युनिटी आती है उसे हम कहते हैं पायनीर कम्युनिटी। पायनीर कम्युनिटी मतलब ये वह कम्युनिटी है जो उस जगह पर सबसे पहले आके स्थापित हो रही है। फिर उस पायनीर कम्युनिटी को कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस करेगी और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक एक स्थायी कम्युनिटी या एक स्टेबल कम्युनिटी, जिसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, आ जाती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी में ज़्यादातर बड़े पेड़ या बड़ी वनस्पति या फॉरेस्ट जैसा जो एनवायरनमेंट होता है या उस टाइप की कम्युनिटीज़ को हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो लंबे समय तक स्थायी रहती है। और पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच की जो कम्युनिटीज़ हैं जो रिप्लेस होती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं सीरल कम्युनिटीज़। तो आप देख सकते हैं कि पायनियर स्टेज मतलब पायनियर कम्युनिटी, ये फर्स्ट स्टेज होती है कम्युनिटी सक्सेशन की, और इस पूरी प्रक्रिया को हम सीरी भी कहते हैं, SERE। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है सीरी में, जो कि अपॉर्चुनिटिक स्पीसीज जो हैं द्वारा डोमिनेट की जाती है। फिर सीरियल कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो इंटरमीडिएट स्टेजेस वाली होती हैं, और उसके बाद क्लाइमैक्स स्टेज आती है। क्लाइमैक्स स्टेज जो है वो उस कम्युनिटी का एक स्टेबल स्टेज कहलाता है। ये वह कम्युनिटी होती है जो इतनी आसानी से उसके अंदर बदलाव नहीं हो पाता है और वो एनवायरनमेंट से अपने आप को बैलेंस करके रखती है, एक तरह का होम्योस्टेसिस में आ जाती है। तो जब कोई कम्युनिटी अपने एनवायरनमेंट्स के होम्योस्टेसिस में आ जाए, स्टेडी स्टेट में आ जाए, तो ये समझना चाहिए कि वह कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। सक्सेशन के प्रकार बेसिकली 2 प्रकार के सक्सेशन यहाँ बताए गए हैं। ये उस आधार पर इसका आधार है कि सक्सेशन किस प्रकार के माध्यम में शुरू हो रहा है। क्या वो ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में शुरू हो रहा है, या फिर वो किसी डिग्रेडेबल सोर्सेज से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है, या ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन जो है, बेसिकली इट इज़ अ सक्सेशन इन विच द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉप्स, मोस्टली बाय बायोमास इन द फॉर्म बायोमास इन प्लांट्स। तो कुल मिला के कि यहाँ पर सबसे पहले प्लांट्स आएंगे और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक एंड रिसोर्सेज बनाएंगे,
और वो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज को फिक्स करेंगे अपने बायोमास के फॉर्म में, और धीरे 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 वह बायोमास फिर और दूसरे प्रजातियों के लिए या और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए आधार रहेगा उस सक्सेशन के लिए, जिसे कि हम ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन कहते हैं। जबकि डिग्रेडेटिव सक्सेशन जो हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन है वह एक ऑलरेडी बिल्टअप जो बायोमास है या लिविंग बायोमास है उससे स्टार्ट हो सकता है, जैसे कोई जिसमें डिग्रेडेटिव प्रोसेस होगी, डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस होगी, और मोस्टली इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, फंगस हैं, ये डोमिनेट करते हैं इस तरह के सक्सेशन के अंदर। इस तरह से सक्सेशन ऑटोजेनिक भी हो सकता है और एलोजेनिक भी हो सकता है। इन ऑटोजेनिक सक्सेशन एनवायरनमेंट इज मॉडिफाइड बाय स्पीसीज of community itself such that conditions become unfavorable for that community and more favorable for upcoming communities। ऐसा सक्सेशन जिसमें वहाँ कम्युनिटी अपने रिप्लेसमेंट के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होती है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। क्योंकि जब कोई कम्युनिटी, कोई सीरियल कम्युनिटी है या इवन पायनियर कम्युनिटी है, जब वो एस्टेब्लिश होती है तो वह एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है, और उस एनवायरनमेंट इंटरेक्शन से क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसके अंदर भी हो सकता है, और एनवायरनमेंट को भी वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकती है, और यही चीज़ जिम्मेदार है, उत्तरदायी हो सकती है उसके खुद के रिप्लेसमेंट के लिए। जबकि एलोजेनिक सक्सेशन के लिए जो रिप्लेसमेंट है, जो सीरियल ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि बहुत तेज़ी से मान लो कोई एनवायरनमेंट एक्सट्रीम के तहत कोई बाढ़ आ गई हो या ज्वालामुखी हो फट गया हो, तो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को वो रिप्लेस या एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, और फिर वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट होता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटी। इस तरह से सक्सेशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज ए प्राइमरी सक्सेशन एंड एज सेकेंडरी सक्सेशन। In primary succession, sequence of communities developing in a newly exposed habitat devoid of life, that is example है के तौर पे succession on a bare rock newly deposited sand। प्राइमरी सक्सेशन का यहाँ अर्थ ये है कि ऐसा सक्सेशन प्रोसेस जो एक बैरन एरिया से स्टार्ट हो रहा है। बैरन एरिया का मतलब जहाँ पर जीवन का कोई लक्षण नहीं हो, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी नहीं हो। मान लिया कि कोई चट्टान है, उस चट्टान क्या है, प्योरली इनऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का छोटा सा कोई आप स्पोर तक पार्टिकल नहीं होगा, या कोई एक छोटा सा ऐसा पार्टिकल जो लाइफ के जो ऑर्गेनिक मैटर हो वो नहीं हो। तो ऐसे बैरन एरिया से जो सक्सेशन की शुरुआत होती है तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन काफ़ी लंबा समय लेता है अपने क्लाइमेक्स स्टेज में पहुंचने तक, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो है उसकी शुरुआत एक ऐसे एरिया से होती है जिसमें पहले से ही कुछ न कुछ ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हो, तो वहाँ पर सबस्ट्रेटम पहले से ही बिल्ट हो चुका है, जो फेवर करता है फास्टर प्रोसेस ऑफ द सक्सेशन, जिसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ टेकिंग प्लेस ऑन साइट्स दैट हैव ऑलरेडी सपोर्टेड लाइफ, जैसे कि कोई पेड़ को कोई जंगल है उसको काट दिया गया, जैसे जूम कल्टीवेशंस वगैरह होते हैं, कहीं पे फायर हो गई, आग लग गई जंगल में, तो वहाँ पर एग्जिस्टिंग कम्युनिटी तो ख़त्म हो जाएगी, पर फिर भी कुछ अंश जड़ के माध्यम से स्पोर्स हो सकते हैं, वो वहाँ पर रह जाएंगे, और जब थोड़ा सा अनुकूल समय आएगा तो वापस उनका स्फुटन होगा, वो एक नया सक्सेशन को शुरू करेंगे। हालांकि सेकेंडरी सक्सेशन बहुत ही कंपेयर करें हम प्राइमरी सक्सेशन से, तो सेकेंडरी सक्सेशन रैपिड होता है या अपने क्लाइमेक्स स्टेज में बहुत जल्दी पहुंच जाता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन। सो यहाँ प्राइमरी सक्सेशन को और स्पेसिफाई किया गया है, बतलाया गया है। तो प्राइमरी सक्सेशन में द कॉलोनाइजेशन ऑफ बैरन लैंड बाय कम्युनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उस समय कुछ कम्युनिटीज़ आएगी जो उस बैरन एरिया में अपने आप को स्थायी इस्टेब्लिश करेगी।
और जो पहली जो प्रजातियां आएगी जो उस बैरन एरिया में आएगी उसे हम पायनियर स्पीसीज कहेंगे, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, और आफ्टर सम टाइम द कम्युनिटी रीचेस द इक्विलिब्रियम। क्योंकि पायनियर कम्युनिटी जो प्राइमरी स्पीसीज हैं वो उस बैरन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा उनमें मॉडिफिकेशन करके सूटेबल बना देती है फॉर द कॉलोनाइजेशन ऑफ अदर स्पीसीज। जैसे कि आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कोई वॉल्केनिक आइलैंड हो या वॉल्केनो के पश्चात जब वॉल्केनो ठंडा हो जाता है, जब मैट लावा ठंडा हो जाता है, तो वो एक तरह से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और उन चट्टानों पर आकर कोई पहला कोई वनस्पति या कोई लाइफ अगर वहाँ पर कॉलोनाइज करें तो वो हम क्या कहेंगे, ये प्राइमरी सक्सेशन है। और ख़ास करके जो पायनियर स्पीसीज इसमें होती है जनरली दे आर लाइकेंस हैं, दे आर मॉसेज हैं, लेयरवर्ड्स हैं या कुछ ग्रासेस हैं, ये जनरली पायनियर स्पीसीज होती हैं। ये आप चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है किस प्रकार से प्राइमरी सक्सेशन होता है। आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि पूर्व में बेयर रॉक्स हैं एकदम, फिर उन पर लाइकेंस आए, लाइकेंस ने थोड़ा सा जो वेदरिंग प्रोसेस को इनिशिएट किया, मिनरलाइजेशन किया, उसके बाद स्मॉल प्लांट्स आए होंगे, मिनरलाइजेशन हुआ है तो मिनरल्स इजीली अवेलेबल है प्लांट ग्रोथ के लिए, तो कुछ छोटे प्लांट आए उनके पास उनको मिनरल्स मिल रहा है तो वो ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद फिर पेरिनियल हर्ब्स श्रब्स आई होंगी, फिर छोटी ग्रासेस आई होंगी, फिर कुछ ट्रीज़ आए होंगे, और लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड होती है जहाँ बड़े बड़े पेड़ या फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। पर इस प्रक्रिया के अंदर कई वर्ष लग जाते हैं, कई सौ वर्ष लग सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन में एक बैरन एरिया को एक फॉरेस्ट लैंड में या एक वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट में पहुंचने तक कई सौ वर्ष लग सकते हैं। Secondary succession occurs on a surface where an ecosystem has previously existed, जहाँ ecosystem कोई ना कोई पहले community रही हो। It is the process by which one community replaces another community which has been partially or totally destroyed। तो यहाँ पर पहले से ही कुछ ना कुछ अंश मौजूद है, और ये हो सकता है बाय कुछ नेचुरल प्रोसेस, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, जिससे कि पहले कोई कम्युनिटी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई हो और अब वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन जाती है एक नई कम्युनिटी के लिए। जैसे ये सेकेंडरी सक्सेशन कुछ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया कि पहले कम्युनिटी रही होगी, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो वहाँ पर अब नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, पर कुछ समय पश्चात वहाँ पर दूसरे जैसे 1-2 साल बाद कुछ एनुअल प्लांट्स आ गए हैं और वो पायनियर स्पीसीज हैं, फिर धीरे धीरे ग्रासेस आ जाएगी, फिर श्रब्स आ गए, फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली बड़ा एक जंगल आ सकता है। तो ये भी इस प्रकार की का जो सक्सेशन है वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। तो ये इस तरीके से आप चित्र के माध्यम से वापस समझाने का प्रयास किया गया। ये कंपैरेटिव चार्ट है, एक प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के मध्य जो मुख्य अंतर है उसको बतलाता है। जैसे प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत उस जगह पे होती है जहाँ पर जीवन का कोई अंश मौजूद ना हो, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन फॉलोज बाय रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, जहाँ पर पूर्व में जीवन रहा होगा और वहाँ पर कुछ अंश अभी भी मौजूद है। प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत इस जगह से होती है जहाँ सॉइल क्या है, छोटे छोटे मिनरल्स हैं या उनका जो पार्टिकल्स हैं मिल करके उन्हें हम सॉइल कहते हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्शन में सॉइल बनी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, और चूँकि सॉइल इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। और प्राइमरी सक्सेशन क्या है, एकदम नया एरिया होता है, जबकि सेकेंडरी सेक्शन में पुराना एरिया है। और प्राइमरी सेक्शन में खास करके लाइकेंस और मॉसेस आसानी से मतलब वो उस एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्शन में कोई भी बीज वगैरह हैं, रूट्स हैं, वो अपने आप को प्रोपोगेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सॉइल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। प्राइमरी सक्सेशन में बायोमास जो होता है, जो भार वो काफ़ी कम होता है, जबकि बायोमास अधिक होता है सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर।
ये डायग्राम के माध्यम से प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन को बताया गया है। इसके बाद जो सक्सेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें कई प्रकार के चरणबद्ध तरीके से ये प्रोसेस संपादित होता है, जिनको हम स्टेप्स कहते हैं। और ये स्टेप्स कुछ इस प्रकार सबसे पहले जो स्टेप होती है उसे न्यूडिशन कहा जाता है। उसके बाद इन्वेजन होता है। तीसरा जो स्टेप है वो कंपटीशन एंड कोएक्शन का है। चौथा जो है वो रिएक्शन का है। और पांचवा जो है स्टेबलाइजेशन, मतलब क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचने का। न्यूडेशन का यहाँ मतलब है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ स्पीसीज। तो किसी भी उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से एक बेयर एरिया डेवलप होता है, मतलब खाली वह जगह जहाँ पर अब एक नई प्रोसेस स्टार्ट होगी। जैसे वो कई सारे कारण हो सकते हैं, टोपोग्राफिक हो सकता है, क्लाइमेटिक हो सकते हैं, बायोटिक कारण हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि किसी क्षेत्र के अंदर पहाड़ से कुछ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो ज्वालामुखी उसके आसपास के एरिया की सारी वनस्पति, सारी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब उसका लावा जो है वो स्प्रेड होगा, तो जहाँ जहाँ पे भी स्प्रेड होगा वहाँ की एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। कुछ समय मतलब कई वर्ष हो सकते हैं, उसमें वो धीरे धीरे ठंडा होगा और अल्टीमेटली वो एक चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब वो चट्टान का एक बेयर एरिया हो गया। वहाँ पर अगर कोई कम्युनिटी आती है या प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसे हम कम्युनिटी सक्सेशन कहेंगे। पर उन बेयर एरियाज़ के अंदर हो सकता है लाइकेंस और मॉसेस आ जाए, तो धीरे धीरे उनसे रिएक्ट करेगी, वो उन मिनरलाइजेशन प्रोसेस को फॉर्म करेगी, मिनरलाइजेशन प्रोसेस करेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, छोटे मोटे क्ले पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा, फिर बड़े कुछ प्लांट्स आएंगे, कुछ सीड्स ग्रो कर सकता है वहाँ पर। सीड जर्मिनेट कर गया तो फिर एक प्लांट ग्रोथ हो गई, एंड प्लांट्स की ग्रोथ होगी तो एनिमल्स भी आएंगे। तो इस प्रकार से प्रोसेस स्टार्ट होती है। Invasion is so after nudation, the second important step is invasion. Invasion is the successful establishment of a species in a bare area. तो उस बेयर एरिया में सबसे पहले जो प्रजाति आकर के वहाँ एस्टेब्लिश हो रही है सक्सेसफुली, उसे हम कह रहे हैं इन्वेजन, और उसे हम पायनियर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ये तीन चरणों में पूरी होती है, माइग्रेशन, एसेसिस जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, एंड एग्रीगेशन। माइग्रेशन मतलब कि सर्वप्रथम वहाँ पर कोई ना कोई स्पीसीज, जैसे मान लिया कोई स्पोर है, वो स्पोर आकर वहाँ पर लैंड करता है, फिर वह स्पोर वहाँ जर्मिनेट हो गया, उसे हम कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट। फिर जर्मिनेशन के पश्चात वह एग्रीगेट हो रहा है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है और अपनी संख्या बढ़ा रहा है, तो उसे हम एग्रीगेशन कहेंगे। फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन। Due to aggregation of large number of species at the limited place, there develops competition for space and nutrition. चूँकि जब मल्टीप्लिकेशन होगा, जब वहाँ का एनवायरनमेंट और ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, कहीं और प्रजातियाँ आएंगी, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो और चूँकि रिसोर्सेस जो संसाधन है वो तो लिमिटेड है, तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन डेवलप होगा। और इंडिविजुअल्स इस प्रकार से जो अलग अलग प्रजाति के वो एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करेंगे, जिसे हम कह रहे हैं कोएक्शन। और ये कंपटीशन और कोएक्शन एक जरूर आधार है रिएक्शन का। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिएक्शन। Reaction includes mechanism of the modification of the environment through the influence of living organism। चूँकि जब कंपटीशन कोएक्शन होगा तो उस कारण क्या होगा, वहाँ का जो वातावरण है जो डायरेक्टली उनको अफेक्ट करता है उसमें बदलाव होगा। और ड्यू टू दिस वेरी सिग्निफिकेंट स्टेज चेंजेस टेक प्लेस इन सॉइल। तो उस कारण वहाँ की सॉइल की क्वालिटी में, वाटर कंडीशंस हैं, वाटर लाइट कंडीशंस हैं, वहाँ के टेम्परेचर हैं, या जो इस प्रकार के जो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स हैं उनमें चेंजेस होंगे। तो ये जो चेंजेस हैं वो कुछ प्रजातियों के लिए हो सकता है सूटेबल नहीं हो, तो वो वहाँ से विलुप्त होगी। और वह चेंज एनवायरनमेंट हो सकता है कुछ और प्रजातियों, कुछ दूसरी प्रजातियों के लिए सही हो।
तो वह आकर वहाँ पर एस्टेब्लिश होगी। तो इस प्रकार से चेंजेस चलते रहेंगे। एज रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन द एनवायरनमेंट इज मॉडिफाइड एंड बिकम unsuitable for the existing community, which sooner or later is replaced by another community. Then stabilization. The final stage of succession is called the climax stage. The final community is not replaced and is known as climax community, and the stage as a climax stage. ये वह स्टेज होगी जहाँ पर उस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो एनवायरनमेंट से स्टडी स्टेट में आ चुके हैं। वह एनवायरनमेंट में ज़्यादा परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, और इस कारण क्या है कि वो, और यह हम कहें कि ये वो कम्युनिटीज़ हैं या ये वह प्रजातियां हैं जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अनुकूलित हो चुकी है, तो उससे हम कहेंगे क्लाइमेक्स स्टेज। और लंबे समय तक ये कम्युनिटी वहाँ पर एस्टेब्लिश रहेगी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर काफ़ी डिस्कशन किया गया है, और उसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने बात कही है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या वास्तव में स्थायी होती है या क्या कभी उसे हटाया जा सकता है। अलग अलग मत हैं इसमें, अलग अलग थॉट्स हैं। अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ अ मैच्योर स्टेबल कम्युनिटी। यहाँ डिफाइन किया जा रहा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी को, स्टेबल कम्युनिटी दैट इज़ फाइनल stage of ecological succession. In an ecosystem with a climax community, the conditions continue to be suitable for all members of the community. Any particular region has its own set of climax species, which are the plants that are best adapted for the area and will persist after succession has finished until another disturbance clear the area. तो कुल मिलाकर के जो मैंने बात कही वही है इसके अंदर कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तरीके से एडेप्ट हो चुके हैं, अनुकूलित हो चुके हैं उस वातावरण के, और उनमें अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा जब तक कि कोई बड़ा कारण डिस्टर्बेंस का नहीं बन जाता। जैसे कुछ क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ के यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए, जैसे फॉरेस्ट अपने आप में क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर डेजर्ट है, ये भी एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। लंबे समय तक आप देख सकते हैं कि एक डेजर्ट जो है वो ऐसा सच रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता है। ग्रासलैंड जो बायोम के अंदर आप देख सकते हैं, ग्रासलैंड भी एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। अगर हम ओशनिक बायोम की बात करें, बायोम्स की बात करें, तो कोरल रीफ भी वहाँ पर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। क्लाइमेक्स को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरीज है और पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। जो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी है वो क्लेमेंट्स ने दी है, और उनका ये मानना है कि दैट प्लांट सक्सेशन इज एनी वन रीजन टेंडेड टू अप विद अ पर्टिकुलर vegetation type, the climax vegetation. The climax vegetation has had a fixed, predictable composition directly related to and in balance with the physical environment. It was believed that the climax vegetation of a region was dependent principally on one main factor, the climate. Hence, this is also known as climax community. So this is popularly known as monoclimax theory. पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी जो है, जिसे हम सब क्लाइमेक्स वेजिटेशन भी कहते हैं, टुडे वी स्टिल रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट एंड इट्स रोल in determining the climax vegetation is clearly true on large scale. Example, tropical and forest desert. However, it has become increasingly recognized that the nature of climax vegetation on a local scale will be determined by a lot of other factors as well as climate, that is soil, relief, drainage, nature of parent rocks, people, animal influence. So this is called as polyclimax theory, where vegetation is prevented from reaching its climatic climax vegetation due to the effect of local factor. This is called a subclimax. तो जो दो थ्योरीज दी गई हैं, मोनोक्लाइमेक्स और पॉलीक्लाइमेक्स। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी जो है उसका आधार ये है कि क्लाइमेट जो है वही एकमात्र कारक है उस कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए।
जबकि पॉलीक्लाइमेक्स में कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसके लिए उत्तरदायी होते हैं क्लाइमेट के अलावा भी, जैसे कि किस प्रकार का सॉइल है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वहाँ पर नेचर क्या है, रॉक्स का या वहाँ के ऑर्गेनिज्म का क्या नेचर है, बिहेवियर है, क्या इन्फ्लुएंस है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पर उस जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है और कितने प्रकार से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है सक्सेशन की, और अल्टीमेटली लास्ट में हमने क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में जाना है और कौन कौन से जो मत हैं जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी को समझाते हैं, जैसे कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी और पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। थैंक यू।